नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत से लेकर दुनिया जहां तक की सभी जरूरी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। आपने शो देख लिया तो समझिए जरूरी खबरों को अच्छे से जान लिया और समझ लिया। तो शुरू करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। पहली खबर है वो जो है, उसमें बहुत कुछ है। बाइडेन है, उसमें घायल दावेदार है, लेकिन सिचुएशन बड़ी अलग है। पहली खबर अमेरिका से है, जहां ट्रंप की रॉक स्टार वाली आग से बाइडेन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी झुलस रही है। और अब आलम यह है कि बाइडेन के सबसे बड़े समर्थक बराक ओबामा भी कहने लगे हैं जाओ जो जाओ। दूसरी खबर बांग्लादेश से है, यहां आरक्षण की आग जंगल की आग की तरह फैली हुई है। ढाका 15 दिन से जल रहा है, 45 मौतें हो चुकी है। राष्ट्रपति की शांति की अपील भी काम नहीं आ रही है। ऐसा क्यों है कि ढाका में कोटा पर खूनी संग्राम छिड़ गया है? क्या इस हिंसा का डायरेक्टर पाकिस्तान में बैठा है? तीसरी खबर ब्रिटेन से है, यहां प्रवासियों वाली आग से लीड्स शहर जल उठा है। दिन के उजाले में वाहन जलाए गए हैं। बच्चे तक पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करते दिखे। शक है कि यहां भी हिंसा वाली आग के पीछे पेट्रोल पाकिस्तानी था। ये खुलासा बस थोड़ी देर में करेंगे। चौथी खबर उत्तर प्रदेश से है, यहां नाम वाली सियासी आग बढ़ रही है। सीएम योगी का फरमान पूरे राज्य के लिए है, सावन के महीने में दुकानों के सामने नाम वाला पोस्टर चिपकाना ही होगा। योगी के इस आदेश से एनडीए के घटक दल भी बेचैन हो उठे। पांचवी खबर असम से है, यहां सीएम हेमंता का दावा है कि मुस्लिम आबादी वाली आग भड़क सकती है। उनका दावा है यह भी है कि 2041 तक असम राज्य मुस्लिम बहुल होगा। हमने इस दावे की सत्यता की पड़ताल की, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। लेकिन आज शुरुआत उस ग्लोबल फिक्र से करते हैं जिसमें एक तरफ जख्मी लेकिन शक्तिशाली डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरी तरफ अपनी बढ़ती उम्र और बीमारियों से परेशान जो बाइडेन है। ये देख रहे हैं, अंग्रेजी में इस तस्वीर के लिए कहते हैं, बराक ओबामा कह सकते थे यू हैव माई बैक, लेकिन अब नहीं। अब इसी बैक को पुश किया जा रहा है। अलग मामला है थोड़ा सा। अब जाओ भी जो, अब जाओ भी जो। बराक ओबामा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। पहले उनके बहुत करीबी जॉर्ज क्लूनी, जो कि हॉलीवुड स्टार हैं, उन्होंने एक न्यूयॉर्क टाइम्स में खत लिखा और अब वॉशिंगटन पोस्ट में बराक ओबामा। ट्रंप का कॉन्फिडेंस हाई है। बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव में उस स्टेज पर पहुंच गए जहां उन पर जबरदस्त प्रेशर है। बताया यह जा रहा है, कल की खबर है कि अगले 72 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब उसमें से आप देख लीजिए कितने घंटे बाकी हैं जब बाइडेन कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। और अब बाइडेन के अपने ही उनसे कह रहे हैं कि बस बहुत हुआ, जाओ जो। 81 वर्ष की उम्र में घर बैठकर विश्राम करो, छुट्टियां पर जाओ या फिर धार्मिक कार्यों में अपना मन लगाओ। यह तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। यह तस्वीर देखिए अब आप, जाओ जो जाओ। ये देखिए, ये वैसे इस तस्वीर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है, ये तब की बात है जब बराक ओबामा खुद राष्ट्रपति थे। लेकिन ये तस्वीर का रेलेवेंस आज बड़ा इंटरेस्टिंग है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की तस्वीर है। ये वो शब्द है जो ज्यादातर डेमोक्रेट्स बाइडेन के लिए कह रहे हैं, खेल खत्म, टाटा, बाय बाय, अलविदा, गुड बाय। आमतौर पर अब आपने इन शब्दों को कई वायरल रील्स और वीडियोस में देखा होगा। जब भी किसी व्यक्ति के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो माना जाता है कि उस व्यक्ति का समय, या यूं कहें कि कार्यकाल अब पूरा हो गया। अब वो व्यक्ति उस जिम्मेदारी को निभाने लायक भी नहीं बचा है। और अब बाइडेन के बेहद करीबी बराक ओबामा ने भी यह संकेत दे दिया है कि खेल खत्म हो चुका है। टाटा, बाय बाय, अलविदा, गुड बाय। भारत में चुनाव के दौरान कई नेताओं के वीडियोज में इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन खेल खत्म वाला ये नैरेटिव अमेरिका में भी ट्रेंड कर रहा है और ये नैरेटिव खुद ओबामा ट्रेंड करा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बराक ओबामा ने कहा है कि बाइडेन को अपनी दावेदारी पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बाइडेन की जीत की उम्मीद बहुत कम हो गई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाइडेन को अपने करीबियों की और शुभचिंतकों को सुनना होगा। बाइडेन के जीतने का भरोसा अब कम हो रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ओबामा अब कह रहे हैं कि अब तो जाओ जो। किसी नए तेज तर्रार उम्मीदवार को आने दो जो डेमोक्रेट्स के जीतने की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर सके। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, खबर यह आ रही है, जो इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही है, वो इनसाइड रिपोर्ट्स ये है कि जिस दिन ट्रंप को गोली लगी
उससे कुछ घंटे पहले करीब 50 सीनियर डेमोक्रेट्स फैसला कर चुके थे कि अब पब्लिक में आके बाइडेन को जाने के लिए कहेंगे, लेकिन ट्रंप को गोली लग गई, इसलिए पूरा मामला वहीं का वहीं शांत हो गया। लेकिन अब वो वापस खुलकर सामने आ गया। एक तरह से देखा जाए तो अमेरिकी चुनाव इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज शो बन चुका है। जिस तरह कोई फिल्म मेकर फिल्म बनाने से पहले ब्लॉकबस्टर फिल्म के सभी पहलुओं पर रिसर्च करता है और जब उसे एक दिल जीतने वाली फिल्म बनाने के सारे मसाले मिल जाते हैं, तब वो फिल्म की शूटिंग शुरू कर देता है। ठीक उसी तरह अमेरिकी चुनाव में एक ऑस्कर विनिंग फिल्म के सारे मसाले देखने को मिल रहे हैं। आखिर कैसे यूएस इलेक्शन दुनिया का सबसे हाई वोल्टेज शो बन चुका है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में एक्शन ना हो तो लोगों को उसमें थोड़ी कमी लगती है। ये देख रहे हैं आप यहां पर, इस एंगल से देखें तो अमेरिकी चुनाव में अभी तक गोली भी चल चुकी है, एफबीआई का एक्शन भी हो चुका है। एफबीआई ने इस सिलसिले में 200 से ज्यादा लोगों के इंटरव्यू भी किए हैं। शूटर थॉमस क्रुक के अटैक का एक एक सुराग पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बड़ा सस्पेंस ट्रंप की सिक्योरिटी का है। कई विसल ब्लोज ने वहां जुडिशरी कमेटी में शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि नेटो समिट की वजह से सीक्रेट सर्विस के पास एजेंट्स की कमी थी और इसीलिए ट्रंप की सुरक्षा कम कर दी गई। इन आरोपों पर हाउस जुडिशरी कमेटी ने एफबीआई को लेटर लिखा है। इस चुनाव का बड़ा थ्रिलर है सीआईए की पड़ताल। यह बड़ा खुलासा चौंकाने वाला है। शूटर मैथ्यू क्रुक्स ने पहले ही हमले के संकेत दे दिए थे। उसने गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लिखा था 13 जुलाई को मेरा प्रीमियर होगा। साथ ही उसने वेबसाइट पर ट्रंप, बाइडेन और डेमोक्रेट कन्वेंशन पर वेब सर्च भी की थी। अमेरिकी चुनाव में इमोशन भी है। ट्रंप पर बुलेट फायर की गई, वो तो बच गए, लेकिन एक फायर फाइटर को अपनी जान गंवानी पड़ी। ट्रंप ने विस्कॉन्सिन में हो रहे पार्टी कन्वेंशन में उस फायर फाइटर के रेप्लिका को गले लगाया और किस तरीके से चूमा वो सबने देखा। और यूएस चुनाव में कॉमेडी भी है और ये कॉमेडी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का कैरेक्टर है। कभी वो भूल जाते हैं, कभी खो जाते हैं, कभी लड़खड़ा जाते हैं। हाल ही में बाइडेन स्टेज पर एक महिला के जरूरत से ज्यादा करीब पहुंच गए। उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने जैसे ही ये देखा तो उन्होंने बीच में पहुंचकर बाइडेन का हाथ पकड़ लिया। बाइडेन इस चुनाव में अपनी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से हेडलाइंस में है। इसी तरह अमेरिकी चुनाव में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के सारे मसाले हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है, इसमें एक एलिमेंट जो और ऐड कर सकते हैं वो है सस्पेंस। और सस्पेंस क्या है? अभी तक, जब तक ट्रंप ने कन्वेंशन में नहीं बोला था, सस्पेंस यह था कि ट्रंप को वाकई में गोली लगी भी है या नहीं। लेकिन अब ट्रंप ने उस पर पूरा का पूरा चिट्ठा साफ कर दिया। घायल ट्रंप कान पर पट्टी बांधकर जबरदस्त इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं, जबकि बाइडेन कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डेलावेयर के अपने घर में आराम कर रहे हैं। इस बीच ट्रंप ने विस्कॉन्सिन में हो रहे पार्टी कन्वेंशन में अपने समर्थकों को संबोधित किया। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना नॉमिनेशन स्वीकार किया। इस दौरान ट्रंप की पत्नी मेलानिया, उनकी बेटी इवांका समेत उनकी पोती भी मौजूद थी। समर्थकों ने ट्रंप का जोरदार स्वागत किया। फिर ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे लंबी स्पीच दी। ट्रंप ने इस बार 92 मिनट का भाषण दिया। 2020 में नॉमिनेशन स्वीकार करने के बाद 70 मिनट का भाषण दिया था। 2016 में ट्रंप ने 75 मिनट की स्पीच दी थी, जबकि 2002 में जॉर्ज बुश ने 62 मिनट का भाषण दिया था और 1996 में बिल क्लिंटन ने 66 मिनट की स्पीच दी थी। ट्रंप जोश में थे तो ट्रंप के समर्थकों का भी जोश हाई था और अब वो कई सर्वे में भी बाइडेन से आगे चल रहे हैं। शूट आउट के बाद से ट्रंप की लोकप्रियता और बढ़ गई है। हमले के बाद बाइडेन से 5 अंक आगे चल रहे हैं ट्रंप। 3 दशक बाद 5% से ज्यादा अंतर से आगे रिपब्लिकन पार्टी है। हमले के बाद 26% ज्यादा लोगों ने ट्रंप को वोट देने का फैसला किया है। 56% लोगों ने कहा कि बाइडेन को हट जाना चाहिए। यह सर्वे 16 से 18 जुलाई के बीच किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर बाइडेन अभी कोरोना से लड़ रहे हैं और सिर्फ ओबामा ही नहीं, कई और डेमोक्रेट्स भी बाइडेन की विदाई चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि बाइडेन राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो सकते हैं।
सीनियर डेमोक्रेट्स ने बाइडेन का जाना तय मान लिया है। कांग्रेसी नेता और करीबी दोस्तों का बाइडेन पर दबाव है। बढ़ते दबाव और खराब पोल की वजह से बाइडेन कमजोर हुए हैं। और सिर्फ बराक ओबामा ही नहीं, इससे पहले नैन्सी पेलोसी और जॉर्ज क्लूनी भी कह चुके हैं कि बाइडेन को अब आराम करना चाहिए। एक बड़ी बात यह है जो अमेरिकन मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा है कि डेमोक्रेट्स में 3 बहुत पावरफुल फिगर्स हैं। पहला बराक ओबामा, दूसरा हिलरी क्लिंटन जो क्लिंटन कैंप कहा जाता है, और तीसरा फॉर्मर स्पीकर नैन्सी पेलोसी। और तीनों ही नहीं चाहते कि अब जो बाइडेन आगे लड़े। एक स्ट्रैटेजी यह भी बनाई जा रही है कि अगर जो बाइडेन नहीं है तो क्या कमला हैरिस होंगे, और अगर कमला हैरिस का भी नाम आ रहा है तो भी एक और फैक्टर है, वो ये है कि एक मिनी प्राइमरी वो करना चाहते हैं जिसमें करीब 6 से 9 कैंडिडेट्स आए और फिर एक पिक किया जाए, और शायद उसमें मिशेल ओबामा भी हो सकती हैं, ऐसी चर्चा है। चुनाव प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप का जोशीला अंदाज देखने को मिल रहा है। जीत का कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। ट्रंप को चुनाव में जो कुछ चाहिए था वो उन्हें मिल रहा है। लेकिन इस तस्वीर पर आपका ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। ये देखिए जरा, ये वो मिसिंग पजल पीस है जो इस चुनाव में रेटिंग्स ऊपर लेके आ रहा है, क्योंकि ये तस्वीर नहीं बल्कि ट्रंप नीति है। एक तरह से ये ट्रंप की वो सियासी पहेली है जिसे वो काफी वक्त से सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, और ट्रंप की इस तस्वीर में ये जो कान वाला एक पीस गायब है, असल में वही उनके चुनाव जीतने की कुंजी बन रहा है। ये एक तरह से ट्रंप की विजय का कुंडल है। ट्रंप के घायल कान की सियासी शक्ति देखिए। घायल कान से ट्रंप पर हमले का प्रचार हो रहा है। यह ट्रंप के लिए सियासी म्यूजिक की तरह है। जानकारों की नजर में जानलेवा हमले और कान पर चोट से ट्रंप की सियासत चमक उठी है। लोग उनकी तरह कान पर पट्टी पहनकर समर्थन जता रहे हैं, और यह समर्थन देखकर लग रहा है कि ट्रंप के घायल कान में विजय वाला कुंडल सज गया। सियासत के लेंस से देखेंगे तो यह कुंडल आपको दिखेगा। ट्रंप अपने घायल कान से विरोधियों को चित करेंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप के कान की राजनीतिक शक्ति उनको अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बना सकती है। ट्रंप के घायल होने की टाइमिंग भी गजब थी और उन्होंने इसका पूरा लाभ भी लिया। अब वो इस घायल कान के साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं। एक तरह से ये ट्रंप की सियासी वर्दी है। वो कान पर पट्टी बांधकर अमेरिकी चुनाव का ये युद्ध लड़ रहे हैं जिसमें उन्हें अपनी विजय बहुत ही निकट दिख रही है, और बाइडेन की स्थिति बड़ी ही विकट दिख रही है। और ट्रंप जब विस्कॉन्सिन की रैली में अपने घायल कान के साथ पहुंचे तो उनका ऐतिहासिक स्वागत हुआ। भाषण से पहले 4 साल बाद ट्रंप पत्नी मेलेनिया के साथ किसी बड़े मंच पर नजर आए। ट्रंप ने हवा में मुट्ठी लहराते हुए समर्थकों का अभिवादन किया। हर तरफ से ट्रंप की जीत का शोर सुनाई दे रहा था। ट्रंप ने स्टेज पर पत्नी मेलेनिया को गले लगाया। स्टेज पर ट्रंप का पूरा परिवार मौजूद था। ट्रंप ने जब भाषण दिया तो वो अवैध प्रवासियों पर बरस पड़े। ट्रंप ने उनकी तुलना एलियन से भी कर दी। जिस वक्त ट्रंप पर हमला हुआ था तब भी वो गैर कानूनी प्रवासियों के खिलाफ बोल रहे थे। ट्रंप की इस रैली में कई अलग अलग तरह के रंग दिखे। WWE के हॉल ऑफ फेम में शामिल रेसलर हल्क होगन ने भी रिपब्लिकन कन्वेंशन में भाषण दिया। भाषण के बीच हल्क ने अपनी शर्ट फाड़ दी। होगन ने शर्ट के अंदर लाल रंग की स्लीवलेस टी शर्ट पहन रखी थी जिस पर डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जेडी वेंस का नाम लिखा हुआ था। हल्क होगन का भी जोश काफी हाई था। हल्क होगन ने शर्ट फाड़ते हुए कहा कि ट्रंप सबसे बड़े देशभक्त हैं। जब वो व्हाइट हाउस में लौटेंगे तब अमेरिका फिर से जीतने लगेगा। And I said, let Trumpomania run wild, brother. Let Trumpomania rule again. ये होता है कपड़ा फाड़ समर्थन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच एक और तस्वीर जबरदस्त वायरल है। इस तस्वीर को न्यूयॉर्क मैगजीन ने अपने कवर पेज पर बनाया है। बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है, आप देखिए इसको जरा। इस तस्वीर में बाइडेन और ट्रंप दोनों सिर्फ एक सफेद रंग के शॉर्ट्स पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मैगजीन ने कवर पर ट्रंप और बाइडेन के स्वास्थ्य की तुलना की। आखिर कौन राष्ट्रपति के लिए ज्यादा फिट है? इसमें जो कवर स्टोरी छापी गई है उसमें कहा गया कि बाइडेन की गिरती सेहत उनके एलीट स्पोर्ट्स के लिए एक डार्क सीक्रेट की तरह थी, यानी वो सच जिसे वो पहले से जानते थे, लेकिन उसके बाद भी बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव में उतरने से नहीं रोका गया। यहां तक कि ट्रंप के सामने प्रेसिडेंशियल डिबेट में हार के बाद भी उन्हें नहीं रोका गया।
कई बार व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी को भी मीडिया के सवालों पर झल्लाना पड़ गया, लेकिन बाइडेन नहीं माने। वैसे अमेरिका में राष्ट्रपति जैसे अहम पद के दावेदारों पर इस तस्वीर के साथ ऐसा विश्लेषण हो सकता है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई और देश अपने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर कवर पर छाप दे? यह भी अमेरिका में चुनाव का एक रोचक पहलू है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब आपको वो तस्वीर हम दिखा रहे थे तो मुझे वो मोमेंट याद आ रहा था कि बार बार ट्रंप बोल रहे थे डिबेट में कि बाइडेन का गोल्फ का स्कोर कितना है, और बाइडेन बोल रहे थे कि तुम्हारा वजन कितना है। लेकिन इससे यह निर्धारित नहीं होता, उम्र से भी यह निर्धारित नहीं होता कौन कितना फिट है, मेंटल एबिलिटी से निर्धारित होता है, और वहां पर बाइडेन को लेकर बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। ट्रंप अब रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के आधिकारिक रूप से उम्मीदवार हो गए हैं। इस रैली में कई रंग देखने को मिले हैं, वो भावुक भी हुए। 60 सेकंड की छोटी सी रील आप भी देखें। अमेरिका में सियासी आग के बाद अब आपको बांग्लादेश में आरक्षण पर हिंसा वाली आग दिखाते हैं। ढाका पिछले 15 दिनों से सुलग रहा है। कोटे पर महाभारत ऐसा चढ़ा है कि पूरा देश जल रहा है। लाखों युवा छात्र सड़कों पर उतरकर शेख हसीना सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने छात्रों की खूनी झड़पों की भयानक तस्वीरें पूरे विश्व में वायरल हो चुकी हैं। उपद्रवियों ने ढाका की कई इमारतों को आग लगा दी है। लाठी, डंडे, पत्थर लेकर घूम रहे प्रदर्शनकारी बसों और वाहनों को फूंक रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रही है। तुर्की की न्यूज एजेंसी एनाडोलू के मुताबिक बांग्लादेश में जारी हिंसा में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। बांग्लादेश की सरकार इसके पीछे देश के रजाकारों का हाथ बता रही है। बांग्लादेश में रजाकार का मतलब जयचंदों से होता है, वो लोग जो पाकिस्तान के साथ मिलकर दशकों से देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या इन रजाकारों को हिंसा के लिए पाकिस्तान ने उकसाया है? वीडियो करो। क्या बांग्लादेश दंगे का डायरेक्टर पाकिस्तान में बैठा हुआ है? क्या ढाका में तनाव भड़काने की स्क्रिप्ट इस्लामाबाद से बैठकर लिखी गई है? क्योंकि आरक्षण के नाम पर बांग्लादेश की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वहां इस समय बस, ट्रेन और मेट्रो सेवा ठप है। हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। स्कूल, कॉलेज के साथ साथ मदरसों के दरवाजे भी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। आम लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी जा रही है और स्थिति पर काबू पाने के लिए सेना को मोर्चे पर उतारा गया। बांग्लादेश में आरक्षण सुधार आंदोलन के नाम पर भड़की आग के पीछे पाकिस्तान पर शक क्यों गहरा रहा है, इसका जवाब थोड़ी देर में देंगे, लेकिन इससे पहले इस विरोध और उपद्रव की जड़ को समझते हैं। बांग्लादेश में 44% सरकारी नौकरियां मेरिट पर मिलती है। सरकारी नौकरियों में कुल आरक्षण 56% है। इस 56% में 30% 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए रिजर्व है। पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए 10% सीट आरक्षित है, 10% महिलाओं के लिए, 5% जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांगों के लिए सीट आरक्षित है।
ढाका में इन दिनों जो आंदोलन छिड़ा है वो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को 30% आरक्षण के विरोध में है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 1971 के मुक्ति युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए और नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलनी चाहिए। यही मामला कुछ दिन पहले वहां के हाईकोर्ट में गया था। तब अदालत ने मुक्ति योजनाओं के वंशजों को 30% आरक्षण देने के फैसले को सही ठहराया था। लेफ्ट विंग ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहां मामला विचाराधीन है। बुधवार को देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी सुप्रीम कोर्ट में केस होने की बात दोहराते हुए धैर्य बनाए रखने की अपील की। यह भी कहा कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन प्रदर्शनकारियों छात्रों को अब शेख हसीना की बातों पर भरोसा नहीं है और ढाका का किला हर गुजरते दिन के साथ पथराव, आगजनी और गोलीबारी में ढहता जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि इस हिंसा के पीछे पाकिस्तान का रोल क्या है। इसे समझने के लिए पहले सुनिए कि 3 महीने पहले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के किस सार्वजनिक तौर पर बोझ बताया था, किस तरह सार्वजनिक तौर पर बोझ बताया था और ढाका की तरक्की से जले भुने शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की हालत पर किस तरह शर्मिंदगी बयां की। शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश को अप्रैल के महीने में जब बोझ कहा था तब शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा कि ढाका जुलाई में जल उठेगा और जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिशों की तरह इस तांडव के पीछे भी पाकिस्तानी कनेक्शन निकलेगा। असल में शेख हसीना सरकार का आरोप है कि यह प्रदर्शन विपक्षी दलों की शह पर हो रहा है। विपक्षी दलों से जुड़े छात्र संगठन इस प्रदर्शन में शामिल हैं। बांग्लादेश के विपक्षी दल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में है और पाकिस्तान मुक्ति योद्धाओं के खिलाफ माहौल बनाने के लिए विपक्षी दलों को फंडिंग कर रहा है। बांग्लादेश सरकार ने विरोध प्रदर्शन करने वालों की तुलना रजाकार से की है। ढाका में रजाकार वो लोग हैं जिन्होंने 1971 में पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। इसमें इंटरेस्टिंग बात एक और भी है, वो ये है कि जिस तरीके से नेपाल में सत्ता बदली है हाल ही में, कहा यह जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय है कि अगला टारगेट उनका बांग्लादेश है। किनका? चीन का, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार की भारत की सरकार के साथ अच्छी खासी करीबियां हैं और चीन को यह बात पसंद नहीं आ रही और इसमें समर्थन चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है ऐसा संकेत जो कई एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में लड़े गए युद्ध के बारे में आपको मालूम होगा। 1971 में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान की फौज 13 दिन भी नहीं टिक पाई थी। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के पराक्रम से खौफ खाए पाकिस्तानी जनरल नियाजी समेत 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने बंदूकों के साथ सामूहिक सरेंडर कर दिया था। पाकिस्तान के लिए सरेंडर किसी कलंक से कम नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान इस हार से 2 टुकड़ों में बंट चुका था। इस बंटवारे के साथ ही नया देश बना बांग्लादेश। इस सफलता में बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी का भी योगदान था। मुक्ति वाहिनी यानी पाकिस्तान के जन संहार और अत्याचार के विरुद्ध पूर्वी हिस्से की आजाद सेना, जिसमें मिलिट्री के जवानों और आम नागरिकों को शामिल किया गया था। उस समय मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत की तरफ से बॉर्डर पार करके सीमा के अंदर आने की मंजूरी दी थी और यहां से सैन्य प्रशिक्षण लेने के बाद इसी मुक्ति वाहिनी ने भारतीय सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान की फौज को सबक सिखाया था। पाकिस्तान मुक्ति वाहिनी से मिली उस चोट से आज तक घायल है और जब पाकिस्तान से अलग होने के 53 साल बाद बांग्लादेश तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है तो कई मामलों में वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। वहीं पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी के हालात हैं। इसी ईर्ष्या के कारण पाकिस्तान पर आरोप लग रहे हैं कि वो बांग्लादेश में हिंसा फैलाने वाली साजिशें रच रहा है। बांग्लादेश में आरक्षण की आग के बाद बात ब्रिटेन में लगी दंगों वाली आग की करते हैं। ब्रिटेन का लीड्स शहर अचानक दंगों की आग में जल उठा। ब्रिटेन में 5 जुलाई को ही कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री के तौर पर देश की कमान संभाली है। 14 दिनों के भीतर ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटेन का लीड शहर हिंसा और उपद्रव से घायल हो गया? हिंसा की इस आग में वहां के काउंसलर मैथन अली का भूमिका क्या है, यह दिखाएंगे। लेकिन पहले इंग्लैंड के लीड शहर में दंगों के भयभीत कर देने वाले दृश्य, वहां की तस्वीरें।
good man. ये वही ब्रिटेन है जिसने भारत में 200 वर्षों तक फूट डालो और राज करो की नीति पर शासन चलाया। अब उसी देश की जनता के बीच ऐसी फूट पड़ी है कि वो दंगों और उपद्रव की शक्ल में बाहर आ रही है। इस फूट का एक बड़ा कारण शरणार्थियों की बढ़ी आबादी और क्षेत्र की डेमोग्राफी में हुआ बदलाव है। यही वजह है कि ब्रिटेन के शहरों में उत्पात वाली आग की लपटें उठती हैं तो उसे धार्मिक हिंसा और देश की बदलती डेमोग्राफी से जोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बार हिंसा का कनेक्शन कुछ और है। वो कनेक्शन बताने से पहले कुछ तस्वीरों पर गौर करना जरूरी है। लीड्स में हेयर हिल्स की लग्जर स्ट्रीट पर किस तरह आगजनी, उपद्रव और तोड़फोड़ हुई। लोगों की भीड़ ने बस में आग लगा दी। पुलिस कर्मियों के खिलाफ पत्थरबाजी की गई। पुलिस की गाड़ियों को पलट दिया गया, आग लगाकर फूंक दिया गया। पुलिस को भागना पड़ा। सोशल मीडिया पर लीड्स हिंसा के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इनमें से एक वीडियो में कुछ युवा बस में आग लगाते दिख रहे हैं। डबल डेकर बस को जलाकर राख कर दिया गया। पुलिस की गाड़ियों पर इस तरह पथराव किया गया कि सुरक्षाकर्मी भागने को मजबूर हो गए। हालात एकदम बेकाबू हो गए। इसके बाद अतिरिक्त फोर्स बुलाकर स्थिति सामान्य करने की कोशिश की गई। लीड्स शहर के दंगे वाले एक वीडियो में हेयर हिल्स के काउंसलर मोहसिन अली भी दिखाई दे रहे हैं। काउंसलर भी, ग्रीन पार्टी के काउंसलर मोहसिन अली अक्सर विवादों में रहते हैं। दंगों के बीच उनका वीडियो वायरल होने के बाद हिंसा में उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वीडियो में मोहसिन अली दंगाइयों की भीड़ को रोकते नजर आ रहे हैं। वो सड़कों पर आगजनी कर रहे युवाओं को पीछे हटाते दिखाई दे रहे हैं। मोहसिन अली को ब्रिटेन की राजनीति का विवादित चेहरा माना जाता है। मोहसिन अली उस वक्त भी विवादों में आए थे जब काउंसलर पद पर जीतने के बाद उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में मोहसिन अली समर्थकों के साथ धार्मिक नारे लगाते दिखाई दे रहे थे। ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टियां लीड्स दंगों में मोहसिन अली की भूमिका पर सवाल उठा रही। हालांकि ये अभी जांच का विषय है। अब आपको बताते हैं कि लीड्स में अचानक दंगों की लपटें कैसे उठने लग गई। लीड्स में दंगों की यह पूरी घटना एक रोमानियन मुस्लिम परिवार से जुड़ी हुई है। परिवार में बच्चों के बीच लड़ाई हुई जिसमें एक बच्चे के सिर में चोट लग गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को मामले की सूचना मिली तो उसने सोशल सर्विसेज को जानकारी दे दी। इसके बाद सोशल सर्विसेज की टीम बच्चों की कस्टडी लेने परिवार के पास पहुंची और जब वो बच्चों को लेकर जाने लगी तो लोगों ने विरोध में हिंसा शुरू कर दी, जिसने देखते ही देखते दंगों की शक्ल अख्तियार कर ली। लोगों की भीड़ उग्र होने लगी तो एजेंसियों के कर्मचारियों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया गया। दरअसल यूके में बच्चों के कल्याण के लिए चाइल्ड केयर होते हैं, कुछ ऐसे ही जैसे अमेरिका में भी होते हैं। अगर एजेंसी को लगता है कि बच्चों की सुरक्षा खतरे में है या उसकी ठीक से देखभाल नहीं हो पा रही है तो वो उन्हें अपने संरक्षण में ले लेते हैं। और यूरोप इन सब मामलों में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। यूके सरकार की वेबसाइट के मुताबिक देखभाल का आदेश न्यायालय की ओर से एक परिषद को दिया जाता है। बच्चे के 18वें जन्मदिन तक यह आदेश मान्य रहता है। हालांकि फिक्र वाले लेंस से देखें तो इन दंगों के पीछे शरणार्थी संकट ही एक बड़ा कारण नजर आता है। इसके लिए हमने ब्रिटेन के लीड्स शहर से जुड़ा रिसर्च किया। हमें क्या पता चला वो देखें। लीड्स ब्रिटेन के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। जनसंख्या 8 लाख से ज्यादा। लीड्स उस वक्त दुनिया की चर्चा में आया था जब यहां जून 2021 में भीषण दंगे हुए थे। लीड्स शहर में अप्रवासियों की संख्या काफी ज्यादा है जो स्थानीय लोगों के साथ टकराव की बड़ी वजह है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की रिपोर्ट के मुताबिक लीड्स में श्वेतों के मुकाबले अप्रवासी अल्पसंख्यकों की आबादी में 1991 से 2011 के बीच भारी वृद्धि हुई है। 1991 में आबादी करीब 7% थी जो कि 2011 में 15% हो गई। लीड्स शहर में पाकिस्तानी अप्रवासियों की तादाद सबसे ज्यादा है। यहां अराउंड 7% पाकिस्तानी, 2% इंडियंस और 1% अफ्रीकन अप्रवासी रहते हैं। लीड्स में अप्रवासियों के ग्रुप बने हुए हैं जिनमें पाकिस्तानी अप्रवासियों का ग्रुप सबसे ज्यादा प्रभावी है। ऐसे में कई बार स्थानीय और अप्रवासियों के बीच विवाद भी हिंसा की एक वजह बन जाता है। ब्रिटेन में दंगे वाली लपटें हैं तो वहां से 7148 किलोमीटर दूर यूपी में ये देखिए ये मामला चल रहा है। आरिफ फल बल्कि यूपी में नेम प्लेट
एक्सटेंशन वाली आग धड़क रही है। एक्सटेंशन क्यों कहा हमने? क्योंकि खबर का एक्सटेंशन नहीं है, दरअसल ये जो ऑर्डर था उसका एक्सटेंशन हो गया है। कांवड़ रूट को लेकर मुजफ्फरनगर का फैसला इतना संक्रामक हो चुका है कि 72 घंटों में पूरे उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों में फैल चुका है। इस फैसले के कई वेरिएंट सामने आ रहे हैं। एक वेरिएंट जयपुर में आया है, जहां की मेयर ने कहा है कि मीट की दुकानों पर हलाल और झटका लिखना पड़ेगा ताकि किसी की भावनाएं आहत ना हो। इसके अलावा कांवड़ रूट पर मीट की दुकानें बंद करने का विचार किया जा रहा है। हरिद्वार में पुलिस ने हुक्म दे दिया है कि कांवड़ मार्ग पर सभी दुकानदार अपनी दुकान पर मालिक का नाम लिखेंगे। जो ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और मुजफ्फरनगर के बाद आज पूरे यूपी में कांवड़ रूट की शॉप पर नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी कर दिया गया। दरअसल कांवड़ यात्रा से पहले होटल, ढाबे और ठेले पर नाम लिखने वाले फैसले की शुरुआत यूपी के मुजफ्फरनगर से हुई थी, लेकिन राजनीतिक दांव पेच और नफा नुकसान के दौर में मुजफ्फरनगर वेरिएंट का एक्सटेंशन नहीं रुका। अब पूरे उत्तर प्रदेश में फैसला एक मॉडल की तरह लागू कर दिया गया है। सीएम योगी ने क्या फैसला लिया है, जरा इसे देख लेते हैं। पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। दुकानों पर संचालक का नाम और पहचान लिखना होगा। सरकार की दलील है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इस आदेश के बाद अब दुकानों और ठेलों पर नए नए असली नाम वाले बोर्ड दिखने लगे। योगी सरकार के इस फैसले का ग्राउंड पर क्या असर है, लोग क्या सोचते हैं, इस पर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। यह आपको देखनी जरूर चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद कांवड़ रूट पर जगह जगह पर दुकानों के बाहर मालिकों के नाम लिखे हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां दुकानों के नाम भी बदल दिए गए हैं। इस वक्त मैं एक ऐसी दुकान पे मौजूद हूँ। इस दुकान का नाम पहले चाय लवर पॉइंट हुआ करता था, लेकिन अब बदल कर वकील अहमद टी स्टॉल कर दिया गया है। SHO गाड़ी आई थी खतौली से, उन्होंने हमें बोला, हमने बदल दिया। खतौली बाईपास के पास बने शिवा पंजाबी टूरिस्ट ढाबे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी वर्कर काम करते हैं उनकी बाकायदा तस्वीर और आधार कार्ड यहाँ के लोगों ने लगाए हुए हैं। आपको क्या निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए थे? नहीं, ये दिए गए थे, यहाँ मोमडन वर्कर हैं, उनकी ये लगाई जाए आईडी वाईडी। हमने कहा आईडी वाईडी नहीं, हमने छुट्टी कर दी अपनी तरफ से। अच्छा, 2 मोमडन वर्कर थे, उनकी छुट्टी कर दी है, सारे हिंदू कर्मचारी हैं। इस वक्त 22 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। सावन के पहले दिन से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। भोले के भक्त कांवड़ लेकर हरिद्वार के लिए निकल पड़ेंगे। ऐसे में सावन के महीने में यूपी सरकार के इस आदेश को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में तैर रहे हैं। क्या ये एक समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की कोशिश है? कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में नेम प्लेट वाले आदेश की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ऐसे नियम अमरनाथ यात्रा में भी लागू होंगे? क्या ऐसा ऑर्डर वैष्णो देवी यात्रा के लिए भी जारी होगा? क्या झारखंड के बाबा धाम कांवड़ यात्रा के लिए भी ऐसे नियम बनेंगे? क्या इस फैसले से सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या मल्टीनेशनल आउटलेट पर भी आदेश लागू होगा? जब इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो चर्चा संविधान की भी चल रही है। संविधान जिससे देश का शासन चलता है, उसकी प्रस्तावना में सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा है, यानी धर्म के आधार पर भारत में कोई भेदभाव नहीं है। ये इस देश का संविधान कहता है। इस मामले में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का तीखा हमला हुआ। कुछ देर पहले उन्होंने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा, आपको जरूर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार का फैसला संविधान के खिलाफ है और यह सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की कोशिश है। कल रमजान शुरू होगा तो भाई मस्जिद के अतराफ में जहां मैं बोल दूं कि शराब की दुकानें बंद हो जाए पूरे रमजान में 30 दिन बंद कर दीजिए। भाई मेरी भी तो आस्था है ना, मैं कहां रुकेगा बताइए आप। कल सिखों का कोई फेस्टिवल होगा तो आप उसको बोलेंगे, कल क्रिश्चियन बोलेंगे कि आप हमारे भी आस्था है। अरे आप एक ही समुदाय की आस्था को क्यों देख रहे हैं? योगी सरकार के नेम प्लेट वाले इस वेरिएंट से एनडीए के सहयोगी दल RLD, JDU, LJP, रामविलास गुट किस कदर नाराज हैं, ये भी सुन लीजिए।
दुकानों पर जाति और धर्म की बात लिखी जाना लिखना जो है ये किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है, क्योंकि उन मार्गों पर तो तमाम माल आते हैं। अब जैसे लखनऊ में फिनिक्स माल है, लुलू माल है, ये क्या लिख दें, क्या नाम लिख दें, क्या धर्म लिख दें, क्या जातियाँ लिख दें। कि हम श्री नरेंद्र मोदी जी जो एनडीए के सर्वोच्च नेता हैं उनके साथ प्रतिबद्ध हैं, जिन्होंने ये डॉक्ट्रिन दिया है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। ये जो नियम बनाए जा रहे हैं ये उनकी मौलिक धारणा के से मेल नहीं खाते हैं। ये समीक्षा जरूर होनी चाहिए। जब सहयोगी पार्टियां इवन बीजेपी के भी हमारे साथी इस पर विचार करने के लिए कह रहे हैं तो इस पर विचार करना चाहिए। नेम प्लेट वाले आदेश पर सियासी हंगामे के बीच यूपी सीएम ऑफिस की तरफ से बताया गया कि फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट 2006 में ही बन गया था। तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। उसी कानून के मुताबिक यूपी सरकार ये नियम लागू कर रही है। यूपी सीएम ऑफिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि यह आदेश फूड सिक्योरिटी और सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत जारी किया गया। 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार में फूड सिक्योरिटी और सेफ्टी एक्ट पास किया गया था। इस कानून के तहत दुकान या ढाबा चलाने वालों के नाम के लिए अपना नाम, फर्म का नाम और लाइसेंस नंबर बताना जरूरी है। दरअसल इस आदेश को बीजेपी के अंदर बड़े संकट से भी जोड़ा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही यूपी बीजेपी में भूचाल आ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी ही पार्टी के कई बड़े नेताओं के निशाने पर है। विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि नया नैरेटिव चलाने के लिए सीएम योगी ने यह दांव चला है। यह नया फैसला उनके हिंदुत्व वाले ब्रांड को सूट भी करता है। यूपी में हिंदू मुस्लिम के पर नाम वाली सियासत ट्रेंड कर रही है, तो असम में मुस्लिम आबादी पर पिछले 72 घंटों से राजनीति गरमाई हुई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हर दिन ऐसे फैसले और बयान दे रहे हैं जो मुसलमानों के इर्द गिर्द होते हैं। कल हिमंता सरकार ने पुराने मुस्लिम विवाह कानून को रद्द किया और आज राज्य में मुस्लिमों की आबादी से जुड़ा एक बड़ा दावा कर दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, असम में हर 10 वर्ष में मुस्लिमों की आबादी 22 लाख बढ़ रही है। 2011 से 2021 के बीच असम में 22 लाख मुसलमान बढ़े हैं। इस हिसाब से 2021 से 2023 तक 22 लाख मुसलमान और बढ़ेंगे। 2031 से 2041 तक मुसलमानों की आबादी में 22 लाख का और इजाफा होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि असम मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाला राज्य बन जाएगा और ऐसा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। গতিকে 2011 পৰা 21 22 লাখ বাঢ়িলে, 21 পৰা 31 22 লাখ, 31 পৰা 41 22 লাখ, দেন দে বিকাম মেজৰিটি। এইটো এটা পৰিসংখ্যা যিটো মই কোৱাৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে এনেকুৱা লাগি আছে। মই কোৱা নাই, ইণ্ডিয়ান সেন্সাছে কৈ আছে। এইটো মোৰ কোৱা তথ্য নহয়। এইটো দিজ আৰ পাব্লিছ ডাটা, প্ৰকাশিত পৰিসংখ্যা হয়। ইয়াত মই বনাবলগীয়া একো নাই, মোৰ ডাটা নহয়। এইটো অসমৰ বাস্তৱ যে 2041 চনত অসম এখন মুছলিম মেজৰিটি ষ্টেট হ'ব। সেইটোত কোনো না আপুনি ৰাখিব পাৰে না মই ৰাখিব পাৰোঁ। हेमंता बिस्वा शर्मा ने इससे पहले भी 17 जुलाई को असम में मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि यह हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, अस्तित्व का मुद्दा है। हेमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति जाहिर की थी। हेमंता के बयान ने कैसे राजनीतिक गलियारों में तापमान बढ़ाया, बयानों वाली इस रील में देखिए। গতিকে 2011 পৰা 21 22 লাখ বাঢ়িলে, 21 পৰা 31 22 লাখ, 31 পৰা 41 22 লাখ, দেন দে বিকাম মেজৰিটি। आसाम के मुख्यमंत्री जो है भारत के टॉप 5 झूठों में शुमार होते हैं। झूठे हैं वो और नफरत करते हैं आसाम के मुसलमानों से। इतना झूठ बोल रहे और इनके झूठ की वजह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे ऑफिसर्स मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। असम के सीएम साहब को जो करना है उनका काम है वो तो नहीं करते वो, और जिस काम को ना करने से भी चलेगा या ज़रूरत नहीं है उसके लिए वो ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। जो अदरकारी चीज़ है उसको लाके सीएम साहब एक चमक दिखाना चाहते हैं।
उत्तर प्रदेश और असम में हिंदू मुस्लिम राजनीति का सर्वर अप है, लेकिन दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर आज डाउन हो गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हिंदू मुस्लिम राजनीति वाला सर्वर भारत में ठीक ठाक लोड ले रहा है। यहां हिंदू मुस्लिम राजनीति वाले सर्वर की प्रोसेसिंग पावर जो है वो बहुत तेज है। इस सर्वर में नेता चिप की तरह लगे हैं। ये सर्वर कभी गर्म नहीं होता है, इस पर धूल मिट्टी का असर नहीं होता है और हिंदू मुस्लिम नैरेटिव की प्रोसेसिंग से माहौल हमेशा गर्म ही रहता है। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं और जरा माइक्रोसॉफ्ट की उस नीली स्क्रीन को देखते हैं जिसने दुनिया को दहशत में डाल दिया। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर आज दोपहर करीब 12 बजे दुनिया भर में अचानक ठप पड़ गया। जमीन से लेकर आसमान तक सब कुछ ठहर गया। एयरपोर्ट से लेकर बैंक, अस्पताल और अलग अलग शेयर मार्केट्स में पैनिक मच गया। ये ग्लोबल संकट दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा आईटी और आर्थिक संकट साबित हुआ। दुनिया के किसी भी उद्योग में सबसे ज्यादा इसी कंपनी के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। हालांकि कंपनी ने बताया कि अब इसे ठीक कर लिया गया है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई खराबी ने दुनिया की आर्थिक सेहत पर कितना असर डाला है, इसको 10 पॉइंट्स में समझना जरूरी है। अब तक मिले आंकड़ों के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट को $23 अरब यानी 1,92,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों की कीमत 0.71% तक गिर गई है। माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप्स अब तक ठीक नहीं हो पाए हैं, जबकि साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्राउड स्ट्राइक को $16 अरब यानी 1,33,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। दुनिया भर में 3300 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी हैं। जर्मनी और नीदरलैंड में अस्पतालों में ऑपरेशन रोकने पड़ गए। ऑस्ट्रेलिया का ABC चैनल 6 घंटे के लिए ठप पड़ गया। एप्पल पे के टर्मिनल्स ने काम करना बंद कर दिया। यूरोप और अमेरिका में उन लोगों को देरी से भुगतान किया जाएगा जो साप्ताहिक वेतन पर काम करते हैं। इसके अलावा जो हालत है वो यकीन मानिए बड़ी खराब है। इस सब के बीच में अब नरेंद्र मोदी 3.0 के पहले बजट की बात करते हैं जो 23 जुलाई को पेश होने वाला है। इस बजट में सरकार का फोकस किन किन सेक्टर्स पर रहने वाला है और टैक्स पेयर्स को क्या मिल सकता है, इस पर हम आपके लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की रिपोर्ट लेकर आए हैं। बजट से जुड़ी अपने काम की हर खबर और जानकारी हम फिक्र आपकी में आपको जरूर दिखाएंगे। यह आपकी जेब से की सेहत से जुड़ी सीरीज है। एनडीए सरकार के गठन के बाद बजट की तैयारियां जोरों पर हैं। आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री तक हर कोई सरकार से रियायतें चाहता है। खाने पीने की महंगाई से ज्यादा इलाज की महंगाई आम आदमी को खाई जा रही है। अगर आपकी फैमिली का कोई एक सदस्य 4-5 दिन के लिए किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती हो जाए तो बिल लाखों में पहुंचना तय है। इलाज के खर्च का बोझ घटाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन उस पर भी टैक्स की भारी मार है। बजट में हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स का बोझ कम करने और हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों को ज्यादा टैक्स छूट देने की मांग उठी है। दरअसल इंश्योरेंस कंपनियों ने मोदी 3.0 सरकार से हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर मिलने वाली टैक्स छूट बढ़ाने की मांग की है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर कोई व्यक्ति 25,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लिमिट 50,000 रुपए है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंश्योरेंस उद्योग से जुड़े एक्सपर्ट्स की मांग है कि सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को इंडिविजुअल्स यानी 60 साल से कम एज के लोगों के लिए बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जाए। इसी तरह सीनियर सिटीजन्स के लिए डिडक्शन की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने की मांग की गई है। उनका तर्क है कि प्रीमियम पर डिडक्शन लिमिट बढ़ाने से बुजुर्ग पर्याप्त कवरेज लेंगे, जिससे हेल्थ केयर से जुड़े खर्चों में हुई वृद्धि को कवर किया जा सकेगा। हेल्थ इंश्योरेंस पर कैसे मिलती है टैक्स छूट? हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आप जो प्रीमियम भरते हैं उसे सेक्शन 80D के तहत क्लेम करने पर प्रीमियम की रकम को आपकी इनकम से घटा दिया जाता है, जिससे टैक्स स्लैब इनकम कम हो जाती है। टैक्स स्लैब इनकम कम होने से टैक्स देनदारी घट जाती है। सपोज आपकी इनकम 8 लाख रुपए है और आपने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के रूप में 20,000 रुपए दिए हैं। डिडक्शन क्लेम करने पर आपकी टैक्स स्लैब इनकम 7.80 लाख रुपए रह जाएगी और टैक्स का कैलकुलेशन 8 लाख के बजाय 7.80 लाख पर ही होगा। सेक्शन 80D का फायदा फिलहाल ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है। इसे न्यू टैक्स रिजीम का हिस्सा बनाने की मांग पुरानी है।